Hello, all of you. Welcome to Online Rajendra Nagar. Today, we'll discuss an important issue which has recently taken place. That is the India-Nepal issue. And for last 4 or 5 days, we are listening to this issue in newspapers and television channels, right? And this particular issue is important for your UPSC exams as well. सो आज इस इशू को डिस्कस करेंगे और इस इशू के पीछे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे. विल सी द हिस्ट्री ऑफ नेपाल एंड इंडियाज रिलेशनशिप एंड नेपाल्स हिस्ट्री, the recent history of Nepal, not going, you know, too much back in the medieval or ancient period, right? So all of that stuff we'll discuss, and some of the important notes for the India and Nepal issue, which are relevant and important for the UPSC exam. Okay, so let's start. The recent issue between India and Nepal is a territorial issue, and it is based on the particular area of land now, which is the Kalapani and a triangular land of Kalapani, लिम्पियाधुरा एंड लिपू लेक, राइट. सो ये पूरा जो एरिया है इसके ऊपर पूरा बवाल हो रखा है. तो क्यों ये बवाल खड़ा हुआ, वाई होल ऑफ दिस स्टार्टेड, और कहाँ से स्टार्ट हुआ और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको आज, राइट. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, इमीडिएट बैकग्राउंड जो है वो जान लेते हैं. तो ये सब कुछ क्यों शुरू होता है, बिकॉज इन द सेम मंथ May 8, it all started with Indian Defense Minister inaugurating the धारचूला लिपू लेक पास लिंक रोड. ठीक है, तो धारचूला इज इन उत्तरांचल, उत्तराखंड, एंड इंडियन गवर्नमेंट constructed a link road which is between Dharchula and Lipu Lake Pass, which is in Himalayas in Uttarakhand only. So this particular tract is of almost 80 kilometers, and this has been constructed for the convenience and comfort of the कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज, राइट. तो वहाँ पे जो यात्रा के लिए श्रद्धालु जाते हैं उनके कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो रूट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का, जो उत्तराखंड से होके जाता है, ये थोड़ा सा इरेगुलर और इरेगुलर टोपोग्राफी है इसकी. तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो उतनी लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं दे पाती है. प्लस में बहुत ज़्यादा रिस्की भी है उन रोड्स पे चलना, क्योंकि कच्ची रोड और उबड़ खाबड़ जगह है. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ वर्किंग अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि बॉर्डर्स की रोड बनाने का उसका एक जिम्मेदारी है, तो उसने has constructed this particular small piece of road which is of almost 80 kilometers between Dharchula and Lipu Lake. I'll tell you the locations of those areas in the map, right. तो इसके ऊपर सारा बवाल खड़ा हुआ. धारचूला और लिपू लेक के बीच में एक important जगह आती है which is काला पानी. Now this Kala Pani is what Nepal is raising an issue. काला पानी जो जगह है उसके ऊपर नेपाल ने क्वेश्चन लगाया है कि दिस पर्टिकुलर विलेज, इट्स अ विलेज एक्चुअली, काला पानी. तो ये जो पूरा एरिया है काला पानी का, ये हमारी सीमा के अंदर आता है, एंड यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ रोड थ्रू काला पानी, which is the violation of the boundaries of two countries. तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज का वायलेशन बोला गया है, और बोला गया है कि ये हमारे क्षेत्र के अंदर आता है. सो दिस पर्टिकुलर रोड इज कम्प्लीटली द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, राइट. तो अभी ये खत्म ही रोड इनॉग्रेशन हुआ, और उसके बाद नेपाल ने तुरंत हमारे इंडियन एम्बेसडर को समन कर लिया, whose name is विनय मोहन क्वात्रा, although the name is not that important for us, राइट. तो उनको प्रोटेस्ट, एज अ प्रोटेस्ट इस पूरे इशू के लिए जताते हुए इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने इनको समन कर लिया. ठीक है, अभी उसी महीने में, सेम मंथ में 22nd डेट को, व्हाट नेपाल हैज डन, दैट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेबल किया पार्लियामेंट में, जो कि नेपाल के मैप को लेकर था, राइट. और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नेपाल की जो सीमाएं हैं उनको ऑफिशियली डिक्लेयर करने के लिए वो बिल रखा गया, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उस पर्टिकुलर बिल में
जो काली रिवर है, जो बेसिकली नेपाल और इंडिया की नेचुरल बाउंड्री मानी जाती है, उसका ओरिजिन नेपाल ने लिम्पियाधुरा एक जगह है उसको माना है। और ऐसा बोला है कि लिम्पियाधुरा से काली निकलती है, यानी काली जो रिवर है वो ओरिजिन करती है लिम्पियाधुरा से, और उस पर्टिकुलर ओरिजिन से जितनी भी ईस्ट में जो टेरिटरी है वो सारी नेपाल की आती है, राइट। और ओरिजिन से लेकर जो रिवर का पूरा चैनल है उसका सारा ईस्टर्न जो एरिया है वो सारा नेपाल के हक में आता है। तो इसको एक तरह से इंडिया ने इस पे एक तरह से इशू रेज किया है, बोला है कि ये एरिया आपके कंट्री के उसमें बॉर्डर्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारा दोनों देशों के बीच में इशू है, क्योंकि नेपाल ने एक तरह से डिसाइसिवली स्टैंड लिया है इस केस में कि ये एरिया उसमें आता है। और किस एरिया की बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, so the whole issue starts from here. I'll point out the places, and you can very well understand there are important three places, right, or four places I'll say. Now this particular place you can very well understand this in Nepal. ये नेपाल और इंडिया की बाउंड्रीज है, ये उत्तराखंड है इधर, और इधर ये चाइना है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। between this particular border is between Nepal and Uttarakhand, and this particular border is between India and China, and this particular border is between Nepal and Tibet, which is the autonomous territory of China only. तो एक तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये ट्राई जंक्शन कहलाएगा, यानी यहाँ पर तीनों के बॉर्डर्स मिलते हैं, इंडिया, नेपाल और चाइना के। पहली जगह जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे आती है वो है यहाँ पर, दैट इज धारचूला। जहां से लेकर यहां तक दिस प्लेस इज काला पानी। दिस पर्टिकुलर ट्राई जंक्शन पॉइंट पे प्लेस इज लिपुलेक पास। इट इज अ पास इन हिमालयस एंड दैट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये एक दर्रा है, पर्वतीय दर्रा, जो कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में आता है। ठीक है, लिपुलेक पास, इट्स what India says and what we expect that this is the part of India only. And this place is Limpiadhura. ठीक है, तो इस जगह का नाम लिम्पियाधुरा। अब ये चार जगह हैं और इनके बीच में कंटेंशन कहाँ पर है, I'll tell you. इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्रीज या बॉर्डर्स जो डिसाइड हुए थे वो सुगौली एग्रीमेंट के तहत डिसाइड हुए थे इन 1816। उस सुगौली एग्रीमेंट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपको भी बता देता हूं कि सुगौली एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि, और जो सुगौली एग्रीमेंट ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था, उस समय के जो गोरखा राजा थे नेपाल के, उनके बीच में हुआ था, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि जो काली रिवर, जिसको हिंदुस्तान में शारदा भी बोलते हैं, उसका जो ओरिजिन है, सॉरी, उसके ओरिजिन से लेकर जो उसका पूरा चैनल है, जो पूरा रूट है उसका, उस पूरे रूट का जो ईस्टर्न पार्ट होगा वो नेपाल के हक में आएगा, और उसका जो वेस्टर्न पार्ट होगा वो इंडिया के हक में आएगा। तो इस पूरे केस में सारा कुछ जो दारोमदार था बॉर्डर्स डिसाइड करने का था वो काली नदी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि काली नदी जिस हिसाब से बह रही है उसके वेस्टर्न जो पोर्शन है पूरा काली नदी का, जो वेस्टर्न बैंक्स हैं वो सारे के सारा इंडिया में चला जाता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है काली नदी का वो नेपाल में चला जाता है। अब इस पूरे एग्रीमेंट में काली नदी के ओरिजिन को नहीं डिसाइड किया गया, उसके ओरिजिन को नहीं लिखा गया। तो अब ये दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है और उनके कंसेंसस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ओरिजिन क्या मानते हैं, राइट। और ओरिजिन के ऊपर ही सारी लड़ाई है इसकी। अगर आप नॉर्मली भी इसको कहीं पे भी सर्च करते हैं, ऑनलाइन वेब कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो यू विल फाइंड काली रिवर के दो या दो से अधिक ओरिजिन बताए जा रहे हैं, दो सोर्सेज बताई जा रही हैं काली नदी की, और काली नदी जो है बताई जा रही है कि दो नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, तो ये सारा इशू जो है वो एक्चुअली में ओरिजिन का है, राइट। नाउ व्हाट नेपाल सेज, नेपाल बोलता है काली नदी जो शुरू होती है वो लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, और लिम्पियाधुरा से होती हुई काला पानी आती है, और काला पानी के बाद ऐसे कुछ इस तरह से नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद बॉर्डर बना के वो इंडिया में भी एंटर करती है। ठीक है, तो काली नदी जो है नेपाल का मानना है कि लिम्पियाधुरा से शुरू होती है और फिर नीचे काला पानी जाती है, और काला पानी से फिर वो नीचे इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती हुई चलती है। नेपाल के हिसाब से ये जो पूरा एरिया है, यानी लिम्पियाधुरा से लेकर
नीचे काला पानी तक, ये वाला जो पूरा एरिया है, राइट, ये सारा उसके इलाके में आता है। यानी जो लिम्पियाधुरा से लेकर काला पानी और नीचे का पूरा लैंड है, इसका ईस्टर्न पार्ट, ये सारा नेपाल के हक में आता है। तो अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं, सो दिस पर्टिकुलर लैंड, ये वाला जो लैंड है, ये एक ट्राइंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ये एक तिकोना लैंड बनेगा। उस हिसाब से ये सारा उसके क्षेत्र में आता है। तो अगर लिपुलेक इसके ईस्ट में है, तो लिपुलेक का जो पास है वो भी नेपाल की बाउंड्रीज के अंदर आता है। ठीक है, तो लिम्पियाधुरा हुआ, काला पानी हुआ, नेपाल बोल रहा है कि काला पानी से नदी गुजरती है, तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, काला पानी इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर, तो वो बोल रहा है कि काला पानी भी उसके हक में आता है। तो इंडिया को इजाजत नहीं है कि वो इस धारचूला से लेकर लिपू लेक तक रोड बना ले, राइट। तो व्हाट नेपाल इज सेइंग कि जो आपने रोड यहां से लेकर यहां तक बनाई है, ये रोड का जो ये वाला पोर्शन है, राइट, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज द वायलेशन ऑफ द बाउंड्री मैटर, राइट। तो बाउंड्री का जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, उस एग्रीमेंट का वायलेशन है, राइट। नाउ व्हाट इंडिया सेज ऑन दिस इज कि इंडिया बोलता है कि जो काली जो नदी है, जो काली नदी है, जो शारदा भी बोली जाती है हिंदुस्तान में, तो उसका जो ओरिजिन है वो काला पानी है, राइट। नाउ वाई काला पानी, बिकॉज इंडिया सेज कि काली नदी को जो नाम मिलता है काली, वो काला पानी से मिलता है। उससे पहले वो दो अलग अलग नदियों में बहती है और उसके सोर्सेज दोनों अलग अलग हैं, विच आर नॉट डेफिनेट इनफ। ठीक है, तो हिंदुस्तान बोलता है कि काला पानी उसका ओरिजिन है और काला पानी जो है वो वेस्ट साइड में है, राइट। तो इसीलिए काला पानी पे उसका अधिकार है। ठीक है, और क्योंकि लिपू लेक, ये मैं बताऊंगा क्यों, लिपू लेक पहले ही एग्रीमेंट हुआ था एक किंग ऑफ नेपाल और इंडिया के बीच में कि लिपू लेक इंडिया को सुपुर्द कर दिया गया था, यानी इंडिया के हक में दे दिया गया था, बिकॉज वो एक वल्नरेबल पास है इंडिया और चाइना के बीच में, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए नेपाल द्वारा खुद इंडिया को दिया गया था। तो हिंदुस्तान कहता है कि काला पानी क्योंकि हमारे एरिया में आता है, बिकॉज काली रिवर एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम काला पानी, नॉट लिम्पियाधुरा। So this particular region is in our boundaries and Lipu Lake is also ours, right? तो ये सारा जो एरिया है वो पर्टिकुलर, ये पूरा एरिया ये इंडिया की बाउंड्रीज में आता है और ना कि नेपाल की बाउंड्रीज में आता है। तो यहाँ पर पूरा इशू छिड़ा हुआ है। अभी अगर आपको ज्योग्राफिकल ये इशू समझ में आता है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये सारा कुछ स्टार्ट कहाँ से होता है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली इज अ प्लेस इन बिहार जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल यानी गुरखा रूलर्स के बीच में एक ट्रीटी होती है आफ्टर अ लॉन्ग एंग्लो नेपालीज वॉर। ये एंग्लो नेपालीज वॉर 1814 से लेकर 1816 तक चलती है। 1816 में सुगौली की ट्रीटी के साथ ये खत्म होती है। ट्रीटी हालांकि 15 में साइन होती है, 1815 में, बट क्योंकि रेटिफाई होती है 1816 में, इट वाज रेटिफाइड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1816, सो इसका एनफोर्समेंट 1816 से ही होता है। Sugauli is the place in eastern Champaran in Bihar, and there it was signed between the Gurkha rulers and the East India Company. Okay, the Gurkha rulers of Kathmandu and the East India Company. Now Nepal lost the region. इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर जाऊं, तो नेपाल was ruled by the Gurkha ruler पृथ्वी नारायण सिंह। पृथ्वी नारायण सिंह जो कि नेपाल के राजा थे, he was a very ambitious leader and the ruler, पृथ्वी नारायण Singh. Now, Prithvi Narayan Singh was an able ruler of Nepal, and he was successful enough to expand the boundaries of Nepal from Sikkim to Uttarakhand, which is Kumaon and Garhwal region at that time. So now it is Uttarakhand. But at that time, the areas of Nepal, the boundaries of Nepal were running from Garhwal, Kumaon to Sikkim, right? So whole Sikkim was part of the Gurkha rule, and even in the southern tip, it was the whole Tarai was in the hold of Nepal only at that time. Gurkha rule के अंडर में ही तराई का पूरा रीजन आया करता था। ऐसा बोला जाता है कि लखनऊ का जो नॉर्दर्न पार्ट है, लखनऊ और इवन दिल्ली का जो नॉर्दर्न पार्ट है पूरा, वो सारा का सारा गुरखा रूलर्स के अंडर में था। दे वर सो वेलियंट एंड दे वर सो पावरफुल गोरखा रूलर्स एट दैट टाइम। और अभी भी गोरखास आर वेरी ब्रेव वॉरियर्स एंड करेजियस वॉरियर्स। देयर आर इंडियन आर्मी में भी गोरखा रूलर्स हैं अभी भी, राइट। तो ये एक लंबा चौड़ा
रीजन था गुरखास का। और उस टाइम ब्रिटिशर्स को इनके एम्बिशंस से थोड़ा दिक्कत थी, ट्रबल हो रहा था, इसलिए दे वेंट फॉर अ वॉर। और उस वॉर में डिसाइसिवली गुरखा रूलर का डिफीट होता है, बट दे फॉट। उसके बाद जब डिफीट होता है तो दे केम ऑन द ट्रीटी टेबल, और वहां पर उनसे काफी कुछ ले लिया गया। सो नेपाल लॉस्ट द रीजन्स ऑफ कुमाऊं गढ़वाल विच इज राइट नाउ उत्तराखंड, रीजन्स ऑफ तराई एंड सिक्किम। तो ये सारा चीजें उनके हाथ से निकल जाता है। एंड नेपाल गिव द क्लेम्स, ऑल द क्लेम्स ऑन द रीजन्स वेस्ट ऑफ काली, यानी काली रिवर जो है उसके वेस्ट का जितना भी पार्ट है नेपाल ने उसके ऊपर से अपना क्लेम या अपना राइट छोड़ दिया। नेपाल हैज द राइट टू रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर काली, यानी नेपाल के पास अभी काली का जो ईस्टर्न पूरा एरिया है उसमें पूरा राइट है। और ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है आज की डेट में, ये काली नदी के जो सोर्स है उसके ऊपर ये सारा बखेड़ा हो रखा है। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, सुगौली की जो संधि होती है, सुगौली की ट्रीटी जो होती है, राइट, तो ये किस किस के बीच में होती है? ईआईसी और गुरखा रूलर्स। और ईआईसी की तरफ से कौन होता है? इट वाज पैरिश ब्रैडशॉ। और गुरखा रूलर्स की तरफ से अ, राज गुरु गजराज महाराज, सॉरी गजराज मिश्रा एंड चंद्रशेखर उपाध्याय। तो गुरखा रूलर्स की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा एंड चंद्रशेखर उपाध्याय, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पैरिश ब्रैडशॉ इस ट्रीटी को साइन करते हैं। थोड़ा सा फैक्ट्स, ठीक है, एड ऑन के लिए। Right. Now, according to Nepal, the Kali river's origination is Limpiadhura, and India says that the source of Kali river is uh, काला पानी। राइट, सो आर्ग्यूमेंट कहां पर है? तो मैंने आर्ग्यूमेंट्स बता ही दिए आपको। ईस्ट ऑफ काली रिवर शुड बिगिन एट द सोर्स ऑफ रिवर विच अकॉर्डिंग टू देम इज इन द माउंटेन्स नियर लिम्पियाधुरा। तो जो भी पूरा प्लेन है, जो भी माउंटेनियस रीजन है लिम्पियाधुरा से नीचे का, जहां से काली नदी होकर गुजरती है, उसके ईस्ट का सारा भी पार्ट है, वो सारा नेपाल के हक में आता है। नेपाल ये बोलता है, और इंडिया बोलता है कि बॉर्डर बिगिंस एट काला पानी, यानी काला पानी से बॉर्डर स्टार्ट होता है। लिम्पियाधुरा नॉर्थ में है, काला पानी काफी, वहां से बॉर्डर स्टार्ट नहीं होता है। लिम्पियाधुरा इज द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। राइट, द रिवर एक्चुअली टेक्स द नेम काली नियर काला पानी, ये इंडिया बोलता है। द लैंड एरिया हाई इन द माउंटेन्स दैट फॉल इन द ईस्ट ऑफ एंटायर स्ट्रेच, वो बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो माउंटेन रेंज है वो जो ईस्ट में आता है लिम्पियाधुरा के, और काली नदी के जो ईस्ट में आता है, वो सारा माउंटेन्स नेपाल के हक में आता है। अब ये सारा पंगा जो है लिपू लेक वगैरह का जो इशू है वो कहाँ से शुरू होता है, और हिंदुस्तान लिपू लेक क्यों मांगता है ना? The whole story why Lepu Lake is that important and vulnerable has been said by Indian experts and India, because in 1962 war, 1962 के war में the aggression was started from the side of China, and Chinese armies entered in India through a pass in Arunachal Pradesh, which is Sela Pass. Now, Sela Pass is there. It is in the Tawang district of Arunachal, तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। और चाइनीज जो एंटर करते हैं वो सेला की तरफ से एंटर करते हैं। जब ये सेला की तरफ से एंटर करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारे जो पासेस जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, एंड दे नीड्स फोर्टिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो तभी हमें नजर आता है लिपू लेक पास, विच इज ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट्स एन ईजी रूट फ्रॉम इंडिया टू चाइना और वाइस वर्सा। तो इस पास को भी काफ़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और इस पास को भी वल्नरेबल माना जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया आस्क्ड नेपाल के एक बायलैटरल नेगोशिएशन कर सकते हैं, और लेपू लेक पास शुड बी गिवन टू इंडिया फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। राइट, सो इन 1969 देयर वाज अ बायलैटरल नेगोशिएशन बिटवीन द नेपाली किंग महेंद्र, नेपाली किंग महेंद्र, and the Indian government
and Lipu Lake was handed over to India for the security purposes. तो 1969 में लिपू लेक नेपाल और इंडिया के बीच में एक जॉइंट एग्रीमेंट होता है जिसके तहत इंडिया को सौंप दिया जाता है लिपू लेक पास. Why? Because India's लिपू लेक पास was equally vulnerable like all the other passes we are sharing with China, right? तो ये हमारे पास आता है और नेपाल अपनी सारी जो पोस्ट होती हैं लिपू लेक से, जो भी मिलिट्री पोजीशंस वहां पे होती हैं, उनको वहां से रिमूव कर लेता है. ठीक है. नाउ इसमें एक और इशू इसके बाद आता है. ये बोला जाता है अभी 2015 में इंडिया और चाइना, अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लिपू लेक क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया और चाइना का इसमें क्या रोल रहा कि लिपू लेक के ऊपर इतना ज्यादा फोकस आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन. नाउ 2015 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि लिपू लेक पास को इंडियन गवर्नमेंट कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज कर सकती है और अपने पिलग्रिम्स को इस पास के थ्रू गुजार कर वो तिब्बत में एंटर करा सकती है और वहां से फिर वो मानसरोवर जा सकते हैं. लेट मी शो यू. Right now this is Lipu Lake, if you can see, and this particular blue water body is Mansarovar. राइट. तो इफ यू कैन सी, अगर आप यहाँ तक इंडिया में बाय रोड आ गए हैं धारचूला से लिपू लेक, तो इसके आगे आपको बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सो दैट यू कैन रीच मानसरोवर, और मानसरोवर के पास ही में कैलाश पर्वत भी है. राइट. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2015 में इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम ये पास खोल सकते हैं और इस पास के थ्रू आप चाइना में घुस सकते हैं, आपके पिलग्रिम्स मानसरोवर जा सकते हैं. ना और भी तरीके हैं मानसरोवर यात्रा जाने के लिए. देर आर थ्री वेज you can reach to Mansarovar. You can either go to the Sikkim. You can either go to Sikkim, and from Sikkim you can enter into तिब्बत और वहां से आप मानसरोवर जा सकते हैं. तो उसके लिए आपको नाथुला पास यूज करना पड़ेगा. नाथुला पास होकर आप मानसरोवर निकल सकते हैं. वो बहुत लंबा रास्ता है. राइट. आपको पहले सिक्किम जाना पड़ेगा बाय एयर और बाय रोड, और उसके बाद आपको रोड पे बहुत लंबा करीब 1400 किलोमीटर्स रोड पे कवर करना पड़ेगा. फिर यू हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स और उसके बाद आप मानसरोवर पहुंचते हैं. तो एक लंबा रास्ता हो जाता है इंडियन पिलग्रिम्स के लिए. दूसरा रास्ता जो है वो काठमांडू होके जाता है. तो काठमांडू आप बाय एयर जाएंगे, उसके बाद वही एक लंबा आपको रास्ता, एक जर्नी तय करनी पड़ेगी टू रीच मानसरोवर. एंड द थर्ड वे इज थ्रू the Lipu Lake Pass, which is in Uttarakhand, जो कि काफी short है. Right. If you cover this particular tract of 80 kilometers now by road, because now the road is available in that particular place from Dharchula to Lipu Lake, there is only almost 100 kilometers left, so less than that, so that you can cover the rest of the distance by other means of transport. तो ये 2015 में एग्रीमेंट होता है इंडिया और चाइना के बीच में. यहां पर हम दोनों देश, इंडिया और चाइना, एक चीज में हम लोग फेल कर जाते हैं, दैट नेपाल वाज नेवर कंसर्न्ड. नेपाल वाज नेवर कंसर्न्ड ऑन दिस एग्रीमेंट. अभी इस एग्रीमेंट के लिए नेपाल को कंसल्ट ही नहीं करते हैं हम, बिकॉज इट इज अगेन ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ दीज थ्री कंट्रीज. तो एक तरह से नेपाल को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ रोड एंड पिलग्रिम्स विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पास, और इसको हम यूज करेंगे, एंड देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वी बोथ कंट्रीज, सो यू मस्ट आल्सो टेल अबाउट योर ओपिनियन. सो उसमें नेपाल को भी कंसिडर करना चाहिए था, बट because Indian government thought that Nepal has already given us this pass and this pass is under our right, so whether we should discuss it with Nepal or not. But still, this particular pass was given for the security reasons, for the security purposes, so Nepal should have been consulted on this issue, and this is the clear cut violation of Nepal's concerns, right? ठीक है. तो ये बात हो जाती है इस पूरे इशू की. तो सबसे पहली बात, जो इशू शुरू होता है वो काली नदी के ओरिजिन पे शुरू होता है. काली नदी का ओरिजिन कहाँ पर है, तो वो जो इशू है उसको दोनों देशों को आपस में, इंडिया और नेपाल को आपस में कंसेंसस पे सॉल्व करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा.
right? They can come on table and they can discuss whether to go for Limpiadhura or we should go for you know काला पानी, right? So उसको बातचीत से solve करना पड़ेगा. You cannot fight for such petty issues. And certain geopolitical issues like this, these are very petty issues, because if you see only 37,000 hectares, that is also hilly region, एक hilly region 37,000 हेक्टेयर्स का इस पूरे इशू का एक कंसर्न है. यानी वो जो ट्राई जंक्शन, वो जो ट्रायंगुलर एरिया है from Limpiadhura to Kalapani and to Likpu Lake is 37,000 hectares, and that too irregular hilly terrain. तो उसके ऊपर, right, we can go for the talks with Nepal and this issue should be resolved, right? So ये पूरा एक तरह से issue बनता है. And China is also backing Nepal, right? तो इस केस में, and this is a clear issue that एक लैंड इशू है और उसको आप इजीली बॉर्डर इशू को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? और इंडिया नेपाल के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी, दे हैव बीन क्वाइट कॉर्डियल टिल नाउ, right? So this was the whole issue of India Nepal, mainly the Kala Pani issue. Now we'll discuss the Nepal's history and India and Nepal's relations up till now, because अगर ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो फिर थोड़ा सा we can go beyond the Kala Pani issue. Now when we discuss the history of Nepal, I'll quickly dictate the history. We'll start from 1990. I told you I won't go back a lot. So 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर होती है नेपाल में. और क्योंकि उससे पहले मोनार्की होती है नेपाल में, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन नेपाल. नेपाल वाज नॉट डेमोक्रेटिक, इट वाज कंप्लीट मोनार्की. तो 1990 में अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज कुछ खड़ी होती हैं और वो बोलती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए नेपाल के अंदर, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. नाउ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, तो नेपाल के जो मोनार्की होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी नेपाल के सामने रख देती है, और सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर देती है और बोलती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए. नाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज रेज्ड बाय द मोनार्की, द प्रो constitutional leaders which were suggesting or who were asking for a constitution, they were against this constituent assembly. तो constituent assembly जो कि उस टाइम पे मोनार्की द्वारा पेश की जाती है, रखी जाती है, was not acceptable. by pro constitutional leaders. यानी जो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की वकालत कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए देश के अंदर, जो डिमांड कर रहे होते हैं, तो उनको ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पसंद नहीं आती है, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट चोजन बाय पीपल. यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डेमोक्रेटिक. ठीक है, तो ये पहला इशू होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है, तो लोग बोल देते हैं कि ये तो चोजन लोग नहीं है, इलेक्टेड लोग नहीं है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हमको वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा. दूसरी चीज फिर होता है 1996 में माओइस्ट सिविल वॉर शुरू होता है नेपाल के अंदर, यानी कम्युनिज्म फैलना शुरू होता है. कम्युनिस्ट लीडर्स एक तरह से राइज करना शुरू करते हैं अगेंस्ट मोनार्की एंड अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ नेपाल, राइट? तो इसको सपोर्ट मिलता है चाइना की साइड से भी, राइट? और उस टाइम पे चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर इसको सपोर्ट करते हैं और एक तरह से माओइस्ट कम्युनिस्ट वॉर, सिविल वॉर स्टार्ट होता है नेपाल में, वेयर द कम्युनिस्ट वर फाइटिंग अगेंस्ट द मोनार्की ऑफ नेपाल एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ नेपाल. तो ये पूरा इशू शुरू होता है. उसके बाद 2002 में जो पीएम होते हैं, इलेक्टेड पीएम होते हैं, उनको वहां के जो किंग ज्ञानेंद्र होते हैं उस टाइम पे, किंग ज्ञानेंद्र, he removes the elected PM. अब क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम होते हैं, सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है, तो एक किंग का इस तरह से रिमूव करना लोगों को पसंद नहीं आता है और पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं, एंड दे से दैट दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज अनडेमोक्रेटिक, राइट?
उसके बाद 2005 में all the political parties, you know, they allied themselves against the king because king took a decision of dismissal of the elected government। यानी पहले तो वो पीएम को डिसमिस करते हैं, हटाते हैं, उसके बाद दूसरा पीएम बनाए जाते हैं, बहुत जल्दी से नया पीएम बनाए जाते हैं, और उसके बाद 2005 में वो पूरी गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर देते हैं ऑन सम इश्यूज। तो पूरी गवर्नमेंट को जब हटा देते हैं, सो उसके बाद all the political parties allied against king। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज नेपाल की वो एक तरह से एक हो जाती हैं किंग के खिलाफ, और उसके बाद किंग को हटाने की बात शुरू होती है, और इंटरनेशनल प्रेशर भी बनने लगता है। देखा जाता है कि बहुत सारे देश प्रेशराइज करते हैं नेपाल को कि किंग शुड बी रिमूव्ड एंड किंग शुड स्टेप डाउन, और पूरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नेपाल के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो 2006 में उसके बाद किंग जो है अपना जो एटीट्यूड है वो बदलते हैं, और किंग स्टेप डाउन करते हैं, और किंग बोलते हैं कि नाउ दी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट विल बी देयर, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर विल बी हेल्ड बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो अभी किंग जो है वो एक सिर्फ नॉमिनल किंग रह जाते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट रह जाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होती है वो सारा का सारा पार्लियामेंट के हाथ में चला जाता है, राइट, और इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, यानी एग्जीक्यूटिव विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर विद द पार्लियामेंट। सो किंग का काम अब बहुत ज़्यादा उसमें रह नहीं जाता है, और फाइनली 2007 में monarchy was completely abolished in Nepal. Now the head of the state is prime minister। तो हेड ऑफ द स्टेट अभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इसके बाद 2008 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फिर से गठन होता है, और उसको बोला जाता है कि अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, नाउ वी शुड मेक अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए नेपाल के लिए। तो 2008 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन होता है, इलेक्टेड होती है, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करती है। तो दिस वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो ये आ गई अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद 2015 की शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, नेपाल उसको प्रेजेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेजेंट करती है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंसेंसस नहीं बन पाता है। सो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसके ऊपर कंसेंसस नहीं बनता है, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको उसके खिलाफ होती हैं, तो इसके ऊपर कंसेंसस नहीं बनता है, और काफ़ी ट्रबल उस टाइम होता है नेपाल के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। बट फाइनली इन सितंबर 2015 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड इन नेपाल। जो भी चेंजेस होने होते हैं वो किए जाते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट होता है 2015 सितंबर के टाइम पे, और अभी नेपाल के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, ठीक है। तो ये सारा गेम रहा नेपाल का। इसमें देख सकते हैं आप कि चाइना का इन्फ्लुएंस भी रहा है, और उसके बाद नेपाल ने किस तरह से लड़ झगड़ कर मोनार्की को रिमूव किया, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाए, उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर। सो आवर नेबर इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट बेसिकली, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी है, और उसमें इंडिया का भी अपना एक रोल रहता है। नाउ व्हाई पीपल आर अगेंस्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत से लोग नेपाल के, स्पेशली द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स ऑफ नेपाल, दे वर नेवर supporting this constitution, and they were never accepting this constitution. Why it was like that? First thing, first issue in this constitution was the two-third majority. Now, what is this two-third majority? जो रूलिंग पार्टी है नेपाल में, उस टाइम जो रूलिंग पार्टी आती है 2015 में, that ruling party was having the two-third majority in the Nepal's parliament. तो नेपाल की नेपाल्स पार्लियामेंट
में रूलिंग पार्टी की 2/3 मेजोरिटी होती है नेपाल की पार्लियामेंट में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है कि जितने भी क्रिटिकल इश्यूज हैं या कोई भी अमेंडमेंट भी करना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए जो अ, जो मेजोरिटी मांगी गई है अप्रूवल के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए, वो 2/3 मांगी गई है। यानी कि कोई भी बिल, कोई भी अगर लॉ बनाना होगा या कोई भी अमेंडमेंट करना होगा संविधान के अंदर, तो वो मेजॉरिटी पार्टी आराम से कर सकती है, यानी जो रूलिंग पार्टी है वो आराम से कर सकती है। उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि रूलिंग पार्टी के पास है। यानी इसमें जान करके ऐसा बोला जाता है कि 2/3 मेजॉरिटी रखी है, बट द ऑपोजिशन, राइट, जो जो राइवलरी पार्टीज हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो ये बोल रही हैं कि कुछ क्रिटिकल इश्यूज, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पर आपको 100% या फिर 2/3 से ऊपर का मेजोरिटी रखना चाहिए उन इश्यूज के ऊपर, क्योंकि फिर हर जगह रूलिंग पार्टी एक तरह से वन साइडेड डिसीजंस लेने लग जाएगी। तो यहाँ पर पहला केस है। दूसरा केस है द पीपल फ्रॉम फ्रॉम प्लेन्स, तो मधेसीज का इशू। तो दे आर द पीपल फ्रॉम प्लेन्स, राइट। अब इनका एसोसिएशन इंडिया के साथ भी काफी है। द पीपल, मधेसीज जो लोग होते हैं वो नेपाल के प्लेन्स के एरियाज में रहते हैं, और इंडिया के साइड पर भी, नेपाली बॉर्डर के इंडियन साइड पर भी काफी मधेसीज रहते हैं। तो इंडिया के साथ इनका रिलेशंस काफी अच्छा है, और इंडिया हमेशा मधेसीज को लेकर बहुत ही कंसर्न रहता है नेपाल में जो रह रहे हैं। और नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन और नेपाली गवर्नमेंट ने मधेसीज के राइट्स को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया है। अपने प्लेन के जो लोग हैं, प्लेन्स में रहने वाले जो लोग हैं, उनके इश्यूज को साइडलाइन किया है। इंडिया हैज केप्ट ऑन रेजिंग दिस इशू फॉर लास्ट मेनी ईयर्स कि मधेसीज को आप एक तरह से एक्नॉलेज कीजिए, उनके कंसर्न्स को देखिए, उनको कंसिडर कीजिए अपने पॉलिटी के अंदर, राइट। सो दे एक्चुअली वांट दैट, मधेसीज का इशू क्या है, पीपल ऑफ प्लेन्स जो है उनका इशू क्या है, दे वांट दैट दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, राइट, जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहां से चुनकर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल दे सिट इन द पार्लियामेंट, तो जो पर्टिकुलर इलेक्टोरेट होता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज हैं वो जोग्राफिकली ना डिसाइड हो, वो एथनिकली डिसाइड हो। सो दे वांट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज शुड बी एथनिकली डिसाइडेड, ठीक है, नॉट जोग्राफिकली। तो ये एक बड़ा इशू है उनकी तरफ से। वो बोलते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन काफी कम हो जाएगा अगर आप बाउंड्रीज को जोग्राफिकली डिवाइड करोगे, क्योंकि कुछ मधेसीज कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आएंगे और कुछ मधेसीज किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आएंगे, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। अगर आप एथनिकली डिवाइड करते हो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, तो होगा क्या कि सारे मधेसीज का वोट जो है वो एक जगह जाएगा, और उसकी वजह से उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव उसकी पार्लियामेंट में चुन के जाएगा। तो दे वांटेड दिस पर्टिकुलर थिंग, बट the Nepali government has divided Nepal in the constituencies which are based on the geography, right? तो geography के ऊपर उन्होंने areas के हिसाब से constituencies को बांट दिया है। तो ये मधेसीज का इशू है कि हमारा representation पार्लियामेंट में उस वजह से नहीं हो सकता, right? Next thing, the next issue in the constitution is that Nepali people want के नेपाल को हिंदू स्टेट बोला जाए, ना कि सेकुलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में। सो पीपल वांट हिंदू स्टेट, राइट। बट कम्युनिज्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर, और अलग अलग राय होने की वजह से, और चाइनीज़ प्रेशर भी एक तरह से काम करता है नेपाली पॉलिटी के अंदर, तो जिसकी वजह से लोगों की मांग को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। आई डोंट सपोर्ट एक्चुअली ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट येस, जो लोग चाहते हैं बेसिकली वहाँ के, तो उन उन इश्यूज को भी एक तरह से कंसिडर करना जरूरी है। अब ये इशू सही है या गलत है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट हाँ, दैट इज अ डिमांड इन नेपाल। तो दे वांट हिंदू स्टेट, बट नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर, राइट। एंड द लास्ट
point is the reorganization of constituencies, which I've already told you, so you can connect with that. But the people want federal nature of constitution, राइट। तो लोगों को जो है वो फेडरल चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्टेट्स और प्रोविंसेस जो हैं उनका अपना से होना चाहिए, अपना फंड्स, अपने फाइनेंसेस, और जो जो नेचर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल होना चाहिए, जो पॉलिटी का नेचर होना चाहिए वो फेडरल होना चाहिए। वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल इज गिविंग अ लॉट ऑफ पावर्स इन द सेंट्रल्स हैंड, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन सेंटर के हाथ में है, तो वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से हो गया है, unlike India's constitution which is called quasi federal। तो उस तरह कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को चाहिए, राइट, फेडरल इन नेचर पॉलिटी चाहिए, और नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है वो काफ़ी यूनिटरी इन नेचर है, राइट। तो ये सारे इश्यूज एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वहाँ के लोगों के हैं। नाउ नेक्स्ट important is the next important section is why Nepal is important for India, राइट। तो यहाँ पे this particular thing is important for the exam point of view। now क्यों नेपाल important है इंडिया के लिए? फर्स्ट पॉइंट है कि नेपाल इज अ गेटवे फॉर पाकिस्तान एंड चाइना। तो चाइना और पाकिस्तान के लिए एक पोरस बॉर्डर का काम करता है नेपाल। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर्स जो हैं वो पोरस हैं, यानी काफ़ी खुले हुए बॉर्डर्स हैं, दे नॉट फेंस्ड प्रॉपरली, सिक्योर्ड नहीं है, तो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत होते हैं। सो पाकिस्तान की तरफ से इफ देर इज़ अ देर इज़ अ फ्लो ऑफ illicit arms, weapons, even drugs, even counterfeit currency, तो ये सारी चीज़ें नेपाल के रास्ते, पाकिस्तान एंड चाइना इज यूजिंग नेपाल एज अ बफर स्टेट। तो एक तरह से वो एक सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया के लिए है। दैट इज़ वाई नेपाल का हमारे साथ अच्छा रिलेशन बहुत ज़रूरी है, कंसेंसस कॉन्फिडेंट रिलेशंस बहुत ज़रूरी है, और कंसेंसस बिल्डिंग रिलेशंस होने चाहिए, राइट। सो आई टोल्ड यू फ्लो ऑफ illicit arms, smuggling of drugs, counterfeit currency, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं ऑन दैट बॉर्डर। तो उनको उनका उनका क्लोज होना या फिर नेपाली गवर्नमेंट का हमारे साथ बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, द कम्युनिस्ट रिजीम इन नेपाल is blamed to be pro China। तो कम्युनिस्ट रिजीम जो है वो एक तरह से प्रो चाइना बोली जाती है, और इट हैज़ बीन सेड कि नेपाल इज़ अ पॉन ऑफ चाइना, राइट। तो एक तरह से एक अच्छा रिलेशनशिप अगर हम बिल्ड करते हैं तो एक एम्बिशियस पावर जो चाइना है, जो कि पूरे नेबरहुड को डोमिनेट करना चाहता है, तो उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं, राइट। एंड वी कैन प्रूव आवर सेल्फ एज द नेक्स्ट सुपर पावर, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है नेपाल का हमारे हक में होना, right? And porous borders are due to topography। तो ऐसा नहीं है कि हम पोरस बॉर्डर्स को फेंस कर सकते हैं या फिर उनको और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, राइट। बिकॉज जो टोपोग्राफी है, हिमालयाज हैं, तराई का रीजन है, सो मेनी रिवर्स आर फ्लोइंग इन दैट रीजन। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हम चाहेंगे तो उसको आराम से पूरी तरीके से फेंस आउट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इशूज हैं, ऐसा नहीं है। बट मेनली टोपोग्राफी, द जोग्राफी ऑफ दैट एरिया इज़ द इशू, जिसको शायद हम कभी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी वो बॉर्डर्स फुल्ली सिक्योर बाय मैन एंड मटीरियल कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस देश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हों, ताकि और बाकी देशों का और जो हमारे राइवल कंट्रीज़ हैं या फिर कंपटीटर्स हैं वो उसको बफर स्टेट की तरह ना यूज़ कर पाएँ, राइट। तो ये सारे इश्यूज़ के लिए नेपाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंट्री हो जाता है,
right? And Nepal is also dependent upon India, right? So there's no question about it, because Nepal is obviously a landlocked state, uh, you know, surrounded by countries like China, India, right, भूटान. सो एक लैंडलॉक स्टेट होने के कारण उसका जितना भी ट्रेड वगैरह होता है वो इंडिया के थ्रू ही हो सकता है, बिकॉज ऑन द नॉर्दर्न साइड अगर आप देखो तो वो चाइना से है, सराउंडेड है, और नॉर्दर्न साइड में हिमालयाज हैं, तो डायरेक्टली उसका चाइना के साथ कोई भी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ही इम्पॉसिबल सा है. तो एक इंडिया ही उसके पास एक ऑप्शन बचता है ऑन द सदर्न साइड, कि वो वहाँ से अपना ट्रेड रूट ले सके और हमारे जो अ, क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक्स हैं उनका यूज़ कर सकता है. और उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नेपाल के पास नहीं है, तो व्हाई नॉट वी कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशंस, जहाँ पर इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन, जहाँ पर आप हमारे काम आ सकते हैं, वी कैन ऑल्सो support you, right? So that can only take place by able diplomacy, and when we come in the talking terms and when we come on the tables, right? So that was all for today. Thank you so much.